आरक्षण बचाने की समर्थन में पूरे भारत की बहुजन पार्टियां एकजुट, भारत बंद का ऐलान। ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी समेत पूरे देश की सभी बहुजन पार्टियां एक साथ आरक्षण बचाने को तैयार। रिटायर्ड प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स, समाज सेवी एवं बहुजन हितैषी सुबचन राम जी सूरत में। प्रस्तुत दृश्य में दृश्यमान यह बंगला सूरत शहर के डुमस रोड स्थित सोसाइटी की है और हमारे बीच मौजूद है ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव श्री विजय भाई मैसूरिया, मानव बंधु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो आज हम लोग की मौजूदगी का खास कारण है, हमारे बीच मौजूद है IRS अधिकारी सुबचन राम जी, तो उनसे खास मुलाकात। नमस्कार, मैं राम लखन साहनी सूरत भूमि में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय मौजूद हूं सूरत शहर के ऐसे मुकाम पर जहां भूतपूर्व IRS अधिकारी हमारे बीच सुबचन राम जी हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे उनसे उनके मंतव्य एवं विशेष बातचीत। जो आज हमारे देश में आरक्षण को लेकर के आंदोलन किया गया है, भारत बंद का ऐलान भी किया गया है, उसके संदर्भ में आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे और आज हम दिखाने की कोशिश करेंगे सूरत भूमि पर उनके मंतव्य, इस खास अवसर पर वो क्या कहना चाहते हैं। आप बताना चाहते हैं आज़ादी के बाद में काफ़ी अपने OBC SC समाज के लोग भी डेवलप किए, लेकिन समाज हमारा उसी जगह पर रह गया और खड़ा है। क्या लगता है कि हम आप जैसे जो शिक्षित एजुकेटेड और वेलफेयर लोग हैं, वो भी क्या समाज के प्रति उतना उत्तरदायित्व नहीं निभा पा रहे हैं, या अपना समाज उसके प्रति जागरूक नहीं है? उसमें एजुकेशन की भी बात आती है। तो सर, ये जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप हो, जो दूरियाँ खाइयाँ हैं जो अपने आप में, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, ये दूर होना बड़ा आसान काम है जी। ये शासकीय विल पर, इच्छा शक्ति पर आश्रित है जी। शासकीय इच्छा शक्ति यदि है तो बहुत आसानी से गरीबी भी समाप्त हो सकती है, बेरोजगारी भी समाप्त हो सकती है। ये पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी बनाने वाले ये लोगों के क्षमता, दूरदर्शिता, इच्छा शक्ति और उनका कॉम्पिटेंस। अक्षम आदमी जो है से काम नहीं होता, सक्षम आदमी से होता है। और उसमें इच्छा शक्ति हो तो न यहाँ देश में बेरोजगारी हो सकती है, न इस देश में गरीबी रह सकती है, न देश कुपोषण का शिकार हो सकता है। जो समस्याएं हैं वो सब समाप्त हो सकती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो देश की समस्याएं बनी रहें। ये सरकारी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। अब सरकार चलाने वाले कोई भी पार्टी का आदमी हो, यदि उसमें सक्षम हैं, दूरदर्शी हैं, कॉम्पिटेंट हैं, स्ट्रेटेजिकल हैं, तो आसान है। और वैसे ही जो है पकड़ के किसी को भी टिकट दे दो वो जीत जाएगा, वो तो माहौल चलता है, जीत जाएगा, तो जाके क्या करेगा, उसको कुछ आता पता रहेगा नहीं, चाहे वो कहीं भी जाए। तो वो देश की समस्या का समाधान इस बात पे है कि जितने सक्षम, कॉम्पिटेंट, दूरदर्शी लोगों को पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में भेजा जाए तो फर्क पड़ता है। ये समस्या वहाँ से। रही बात जो पदों की बात करते हैं, जो भी हाई क्लास के जो पद हैं, उसमें अपने जितने भी OBC SC जितने भी समाज के लोग हैं, उनकी स्थान रिक्त रहती है या उस पद तक नहीं पहुंच पाते। ये सामाजिक, क्या हम ये कहते हैं सामाजिक जो है पूर्वाग्रह, सामाजिक जो है पूर्वाग्रह, ये दिल दिमाग में बैठा रहता है। हाँ, सामाजिक पूर्वाग्रह है ना, उसकी वजह से SC ST OBC के बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लोगों को बड़ी पोस्ट पर, डिप्लोमेटिक पोस्ट कह लीजिए, स्ट्रेटेजिकल पोस्ट कह लीजिए, इंपॉर्टेंट पोस्ट कह लीजिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कह लीजिए, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कह लीजिए, वहाँ नहीं बैठा जाता। तो वो तो एक षड्यंत्र ही है। षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं से आप इस बात को स्वीकार करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल है। तो सर, इस षड्यंत्र से अपने बचने के लिए और OBC SC समाज को आगे लाने के लिए क्या खास अब प्रेरणादायी का आप बोलना चाहते हैं वचन, वो आप अपने? देखिए, दो चीज़ें मिक्स हो गई ना। देखिए, सर्विस वाले लोग जो भी सक्षम और बहुत कॉम्पिटेंट होगा, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट होगा, तो हाईएस्ट पोस्ट पर जाने के चांसेस रहते हैं। जी जी, ठीक है। तो जो सर्विसेज में आए हुए लोग हैं उनको अपना क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट बहुत करना पड़ेगा, दूसरे की तुलना में उसको 10 गुना आगे बढ़ना पड़ेगा। जी जी। वेल स्टडीड हो, वेल डिवोटेड हो, वेल सिंसियर हो, ईमानदार हो, डिवोटेडली जो अपना काम करे एज कम्पेयर टू अदर्स, तो धीरे धीरे उसको बहुत मौका मिलेगा। एक तो ये हो गया। दूसरी भी रह गया समाज की, और समाज को उत्थान की जिम्मेदारी जो है अधिकारी कर्मचारी पर नहीं होती है, ये शासन पर होती है। शासन प्रशासन जो है अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से समाज का भला करता है। अब समाज के भला करने का वो सोच ही ना हो
और डेवलपमेंट के नाम पर हम सोचते हैं कि हमने बड़ा रोड बना दिया हो, एयरपोर्ट बना दिया हो। ये डेवलपमेंट का एक डायरेक्शन है, 99% डायरेक्शन नहीं है। जैसे किसी एरिया में कभी एयरप्लेन नहीं था, वो हमने एयरपोर्ट बना दिया 10,000 5,000 करोड़ पे लगा के, तो 500,000 लोग आते हैं वहाँ, 20-25 लाख लोग रहते हैं, कभी कोई तो 1-1 करोड़ लोग रहते हैं उस एरिया में। 1 करोड़ का कोई लेना देना नहीं, और 5,000 या 2,000 लोगों के लिए जो हम ओवर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये पॉलिसी पर है ना कि हम ये भी डेवलपमेंट करें लेकिन इसको प्रायोरिटी ना दें। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। हम बढ़िया रोड बना देंगे तो अमेरिका में ये है ना कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो डेवलपमेंट होगा, है ना। चाइना का नाम लेते हैं लोग, चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट किया था। यहाँ सोशल डेवलपमेंट जीरो है। चाइना ने जो है वहाँ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम लागू कर दिया, इंडिया में सोशल सिक्योरिटी जीरो है। चाइना ने जो है हर आदमी को जो है लिवलीहुड की गारंटी दे रखी है, भारत में जो है लिवलीहुड की कोई गारंटी ही नहीं है। चाइना में जो है हर परिवार या हर जो है समुदाय या विलेज में स्कूल कॉलेज छोड़ दे, बढ़िया खोल रखा है, यूनिफॉर्मिटी है। ये नहीं हो सकता कि 1 लाख फीस देने वाला एक आदमी पढ़ रहा है, एक जो 200 रुपया दे रहा है, या ये भी नहीं कि सरकारी तंत्र में एकदम सरकारी जो स्कूल है घटिया स्तर को, प्राइवेट स्कूल आसमान पर हो, ये भी नहीं है। तो वो यदि आप compete करना चाहते हैं चाहे अमेरिका से या आप जापान से या चाइना को आदर्श मानते हैं या उनसे उनको रिफ़र करना चाहते हैं, तो आपके करेक्टर में भी तो बदलाव आना चाहिए ना, सोशल करेक्टर में, एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्टर में। वो तो यहाँ होता नहीं। तो जो गरीब हो तो गरीब रहेगा, वो जितना संघर्ष कर ले। तीसरी बात, एक और भी मूर्खता इस देश में स्थापित हो गई है कि सरकारों की जो जिम्मेदारी थी उससे सरकारें मुक्त हो रही हैं। जैसे शिक्षा, ये जिम्मेदारी थी सरकार की, तो सरकार जो है शिक्षा से मुक्त हो रही है और प्राइवेटाइज कर रही है। इनइक्वलिटी वहीं से पैदा होगा। जब तक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, फ्री एजुकेशन नहीं होगा, तब तक जो गरीब जो कभी अमीर नहीं हो सकते, या गरीब का बच्चा कभी IAS PCS नहीं हो सकता, या गरीब का गरीबी नहीं खत्म हो पाएगी। तो पहली चीज़ की शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना जरूरी है। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स के लोग हैं उनको सरकारीकरण करके और उसको वहाँ पढ़ाने के लिए भेजें, गांव से लेकर जाएं। गांव में टीचर्स क्यों नहीं जाते? वहाँ मकान नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, पानी बिजली नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये तो नहीं कि हम बॉम्बे का डेवलपमेंट करें, लखनऊ का करें, सूरत का करें, राजकोट का करें या नहीं, और बाकी इंटीरियर छोड़ दें। तो वहाँ यदि 24 घंटा बिजली रहे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वहाँ प्रॉपर हो और एजुकेशन का राष्ट्रीयकरण हो, तो फिर ये जो डिसेंट्रलाइजेशन जो पावर हो जाएगा वो अपने आप हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप शुरू हो जाएगा। सर, अब अंतिम सवाल ये रहेगा हमारा कि ठीक है, राजनीतिक मंच पे भी हमारे बहुजन आगे बढ़ रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं से सर, कहीं ना कहीं से एकत्व की जो भावना है, जो एक मंच पे आकर के एकत्रित होने की, संगठित होने की जो, इसके लिए आप एक अपना वचन बताइए। देखिए, ये जो है ना, ये सपना है कि सब एक हो जाएं, एक मंच पर आ जाएं। ऐसा होता नहीं है, किसी भी में नहीं हुआ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हुआ, किसी भी संगठन में नहीं हुआ, किसी जाति विशेष में नहीं हुआ, किसी धर्म विशेष में नहीं हुआ, किसी का भी नाम ले लीजिए। ये सब नहीं है। मेन बात ये कि जो लीड करने वाला लीडर बनता है वो उसका दिल दिमाग कितना बड़ा है, कितने लोगों को समेट ले रहा है, और कितना वो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर वाला है। वन मैन शो की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा सत्यानाश करेगा। लेकिन हम 20-25 लोग मिलकर ज्वाइंटली, इसको कहते हैं ज्वाइंट लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप में हम चलेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? तो 20-25 नेता जो है एक साथ मिलके, इसलिए नहीं हो सकते कि सबको अपने अपने को नेता बनना है, लेकिन हम कलेक्टिव लीडरशिप की सेंस पैदा कर लें तो 20 नेता हो चाहे 50 नेता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सेक्रीफाइस करो, काम करो। क्या लूटना है, क्या आपको बदमाशी करनी है? कुछ नहीं। आप सेवा करने के लिए आए हैं, राष्ट्र की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए आए हैं, तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? तो ये समस्या यहाँ है, चाहे बहुजन नेता हो या नॉन बहुजन हो, उनमें भी प्रॉब्लम है। इसलिए जो है लोग शिकार किसके हो जाते हैं? लालच के। किसके शिकार हो जाते हैं? ब्लैकमेलिंग के। किसके शिकार हो जाते हैं कि भैया आपको 10 करोड़ रुपये दे देंगे, इस पार्टी को सपोर्ट कर दो, या हम इस जाति के साथ हो जाइए। ये आता क्यों कि छोटे छोटे लोग बड़ा बनना चाहते हैं, छोटे माने बौद्धिक रूप से। तो जो बड़ा बनना चाहे तो लालची होगा, तो जहाँ से उसको ज़्यादा मज़ा मिलेगा वो उधर चला जाएगा। उसको इतिहास से, नैतिकता से, सामाजिक अपेक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है। रिजर्वेशन के आज समय पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो रिजर्वेशन के विषय में जो गलतफहमी देश में है वो ख़त्म हो जाना चाहिए कि रिजर्वेशन अनामत आरक्षण जो है भीख नहीं है। ये जो है एक भागीदारी है, एक सिद्धांत है
हमारी किताब जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो इसके प्रोपोजिशंस हैं, ओरिजिन्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, मैंडेट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसमें मैंने बताया है आरक्षण के 52 सिद्धांत है, 52 प्रिंसिपल्स हैं। और आरक्षण एक गाली हो चुका है, वो रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो डिनाइड वर्ग है उसको जो है सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, और जो जिसको कोई अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं सकती मेजॉरिटी न होने की वजह से, माइनॉरिटी होने की वजह से, पॉलिटिकल माइनॉरिटी होने से, तो उसका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना है। ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं जिनका पार्टिसिपेशन नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारी है कि एक जाति विशेष का कोई आज तक नेता बनना नहीं बना तो उसको नेता बनाओ, उसको जो है टिकट दो। तो ये सब डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है कितना इस सिद्धांत को समझती हैं, इंटेलेक्चुअल्स कितना इस सिद्धांत को समझते हैं, संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोग कितना इस सिद्धांत को समझते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जब कहा था रिप्रेजेंटेशन जो है वो सर्विस में, कार्यपालिका में और शासन में भागीदारी, तो सिद्धांत पर देश आज़ाद भी हुआ ना। भारत की आज़ादी के 8-10 कारणों में एक कारण है ये, लोग नहीं समझते, स्टडी नहीं किए हैं, तो उनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूरी पढ़ना चाहिए, तब पता चलता है। तो ये पूरे आरक्षण से रिलेटेड सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आरक्षण जो है दिया हुआ भीख नहीं है, और लेने वाला भिखारी नहीं है, और देने वाला देश के मालिक भी नहीं है। देने वाला भी वैसे ही है, कभी वो भी भिखारी थे जो अंग्रेज़ों के सामने भिखारी थे। बड़े से बड़े लोग अपनी टोपी जो पकड़ी जो नीचे रख के सब अंग्रेज़ों से बात करते थे। बड़े से बड़े लोग थे जो जूता पहन के घरों के बाहर से नहीं निकलते थे। ये भी राजस्थान में उदाहरण है कि लोग जो दरबारों के घरों के बाहर निकलते थे, चप्पल अपने सर पर रख लेते थे। वो सवर्ण जातियों की बात कर रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये भी राजस्थान में उदाहरण है, बिहार में उदाहरण है कि बड़े से बड़े जो वहाँ के लोग होते थे उनके घरों के सामने से हिम्मत नहीं पड़ती चले जाएं। आज भी जो घोड़ी पर जो है सवारी नहीं कर सकते, हाथी पर जो शादी ब्याह का पैसारी नहीं निकल सकता है, या चाहे जुलूस नहीं निकल सकता है। तो जिस देश का सामाजिक ऐसा था उसमें सिद्धांत है ना कि इनका पार्टिसिपेशन ही नहीं होगा, इसलिए रिप्रेजेंटेशन सिद्धांत है। तो पूरे देश के लोगों से मैं बताना चाहते हैं कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, और देने वाला कोई मालिक नहीं है देश का, और लेने वाले देश के भिखारी नहीं है। सभी लोग निर्णायक इकाई हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हैं। और रह गया जो है एक सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला था कि वी डोंट वांट टू परपिचुएट कास्ट सिस्टम, तो उसका जवाब है ना कि आप एक ही आदेश पारित कर दो ना कि कोई अपनी जाति में चाहे वर्ण व्यवस्था में शादी करे उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ब्राह्मण यदि ब्राह्मण में शादी करेगा तो उसके बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ब्राह्मण यदि ठाकुर में, राजपूत में या शूद्र में शादी करेगा तो नौकरी मिले, कर दो ना, जाति व्यवस्था का समाप्त करना है। तो फिर बहुत सारे इंडस्ट्रीज का भी दामाद जो गरीब आदमी होने लगा तो उसको आरक्षण के लिए काहे को, वो तो आरक्षण को लात मारेगा, आरक्षण के नाम बात भी नहीं करेगा कि उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपर हो गया। तो जो मौलिक बात है ना जिससे पूरा देश जो है मजबूत हो, जापान चाइना को चैलेंज करने वाला, वो नहीं करना है। और गलतफहमी पैदा करके लोगों को मिसलीड करके जो है एक जो है इसको स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी का नाम है वही कहीं पर निगाहें कहीं पे निशाना। तो आरक्षण से रिलेटेड जो भी इशूज़ है देश में वो बहुत ही खतरनाक और बहुत सिंपल भी है। सिंपल ये है कि उसको इस हिसाब से चलेंगे तो सिंपल है, और यदि नहीं अपने जातीय वर्चस्व को स्थापित करना हो, कुछ सर्विसेज में फ्यू हैंड्स का जो है मोनोपोली हो, जैसे अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद होता है, वैसे ही जो है भारत में जो है सामंतवाद है। अब 2 तरह के सामंतवाद हो गए, पहले वो सामंतवाद था वो राजनीतिक था, अभी जो आर्थिक सामंतवाद शुरू हो गया, अभी सांस्कृतिक सामंतवाद भी शुरू हो गया। ये जो सामंतवाद है, फेडरलिज्म है, वो आरक्षण तो छोड़ दीजिए, अदरवाइज भी देश हित में नहीं है। तो इसलिए पूरे देश से मेरा निवेदन है, संवैधानिक संस्थाओं के लोगों से निवेदन है, राजनीतिक पार्टियों से निवेदन है, इंटेलेक्चुअल्स से या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सारे अथॉरिटी से कि देखिए रिजर्वेशन को आप कन्फ्यूज़ मत करिए। रिजर्वेशन तो कुछ है ही नहीं है। यदि सरकारी नौकरी 6% 9% है, उसका 22% निकाल दो, 2% सरकारी सर्विसेज बची हुई हैं, तो इसका मतलब कि इस देश में 91% लोग कभी भी रोजगार नहीं पाएंगे सरकारी। तो सरकारी नौकरी पाने वालों के खिलाफ ही रहेंगे, उनको गाली देंगे। गाँव में अभी भी है, कोई एक ऑफिसर हो जाता था पूरे 80% लोग उसको उसके ईर्ष्या द्वेष से ग्रसित रहते हैं, क्योंकि हक मार दिया तो एक जाति वाला उस जाति वाला हो गया। सब वो गांव में बहुत सुनने को मिलता है कि अरे वो तो रिजर्वेशन से चला गया है, नहीं तो होता नहीं। क्यों? अब सोचो तो, क्योंकि 91% तो हो ही नहीं सकते ना, 9% 100% की बात कर रहा हूँ, तब उनमें 2% ही जाते हैं। तो ये तो सरकारों की जिम्मेदारी कि गवर्नमेंट सर्विस को इतना एक्सपेंशन करें
कि लोग जो एक ज़माना था कि रेलवे में ढूंढ ढूंढ पकड़ पकड़ के नौकरी दी जाती थी, कोई मिलता नहीं था पढ़ा लिखा आदमी। हाँ, मिलता नहीं था। लोग कहते यार थोड़ा 10वीं पास है क्या आपके गांव में, लाओ नौकरी दो, तो उसमें रजिस्ट्रेशन की कहाँ जरूरत है। तो जब आप एम्पुल जो अपॉर्चुनिटी दे देंगे, ज़्यादा सर्विसेज क्रिएट कर देंगे, सेमी गवर्नमेंटल सर्विसेज क्रिएट करेंगे, आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं जरूरत पड़ेगी। लोग कहेंगे अरे इतना नौकरी मिल रहा है कि हमको आरक्षण की जरूरत ही कहाँ है। लेकिन आरक्षण इसलिए ज़रूरत हो जाता है पूरे देश में, अमेरिका में भी हुआ, वहाँ के निगरोज के साथ जो था कि वो तो कहीं मिलते नहीं थे, तो वहाँ कहते पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिवली जो उनको हम डिस्क्रिमिनेट करके इनके जगह उनको दें, इसलिए निगरोज या दूसरे जो ब्लैक थे उनको फिल्म में भी, फिल्म कोई भी अमेरिकन फिल्म बनेगी उसमें उनके जो है 30% 40% तक जो है उनके हीरो हीरोइन चाहे उसमें कास्ट या काम करने वाले, वैसे सिंगर हैं, वैसे जो गवर्नमेंट सिस्टम में हैं, संवैधानिक पद हैं, अमेरिका में देने लगे। जबकि वो माइग्रेटेड लोग थे, काले लोगों के प्रति बड़ी घृणा थी लोगों में, अपार्थाइड नीति थी। तो इसी भारत में भी हो कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का जो सिद्धांत अमेरिका ने है, हमारा तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मामला ही नहीं है। हमारा तो देश गुलाम था, आज़ाद करने का शर्त है, ये तो समझते ही लोग नहीं, जानते ही नहीं। यहाँ तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन फेवर वाली बात ही नहीं। सबको पता है कि जब तक लोग मांग रहे थे, कांग्रेस के बैनर तले अंग्रेजों से मांग रहे थे, तो अंग्रेज तो आपको भीख में आज़ादी दे देते, नहीं देते। लेकिन जो ही जो गांधी जी चाहे तमाम महापुरुष जितने लोग, जितने जब मास एजिटेशन में आ गए, पब्लिक जब भागीदार हो गई, तो अंग्रेजों को लगा भैया देश छोड़ो। तो मास का जो भागीदारी से जो है देश आज़ाद हुआ है, लेकिन मास की भागीदारी में ही संवैधानिक जो सिस्टम है उसी में तो ये बात है कि रिप्रेजेंटेशन इन गरीबों को नहीं दो तो क्यों तुम्हारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तब आओ सामने कहा था ना कि आई डोंट वांट चेंज ऑफ मास्टर्स, कि एक मालिक आप लोग चले जाओ फिर दूसरा मालिक आ जाए, फिर हम तो गुलाम के गुलाम ही रहेंगे, हमारी आज़ादी तो होगी नहीं। तो उस आज़ादी को समाप्त करने का कोई षड्यंत्र कर रहा है तो इस देश का वो एक तो संविधान विरोधी होगा, जो संविधान विरोधी हो वो राष्ट्र विरोधी होगा, जो राष्ट्र विरोधी होगा समाज विरोधी होगा, जो समाज विरोधी राष्ट्र विरोधी संविधान विरोधी होगा कभी वफादार हो ही नहीं सकता है राष्ट्र का। हाँ, यहाँ कमाएगा जाके दुबई में बंगला बनाएगा, यहाँ कमाएगा पैसा लेकर भाग जाएगा लंदन में, उसके राष्ट्र के प्रति वफादारी होगी ही नहीं कभी। हाँ, तो ये गैर वफादारों की बात है। यहाँ शेड्यूल कास्ट ST ST OBC के जो वो खून देने को तैयार है, सेना में भर्ती करो तो आज ही 2 लाख लोग भर्ती हो जाए, 2 करोड़ लग जाए आज ही। जितने बहुत संपन्न, बहुत साधन संपन्न उनको बोलो ना बच्चों को चलो कारगिल में खड़ा होना है, चाहे सियाचिन में खड़ा होना है ना। देखो इंडिया छोड़ के भाग जाएंगे दूसरे दिन। देशभक्ति जो है भाषण से और तिरंगा जलाने से नहीं होता ना, या ये नहीं कि झंडा फहरा दिया घर के ऊपर तो हम राष्ट्रभक्त हो गए, भीतर भरे कचरा भरा हो, गंदगी भरी हो। ये जानना बहुत जरूरी है राष्ट्र को। आरक्षण जो है, आरक्षण का विरोध न करने को मतलब नहीं है। तो टोटल सरकारी नौकरी में 22.5% रिजर्वेशन वाले लोग मान लो हैं, 100% पूरा नहीं हुआ, 4-5% ही पूरा हुआ, लेकिन 22.5% मान लो तो 77% को तो आज तक नहीं मिला ना 78 साल में। तो 77% तो गरीब ही रहेंगे ना। तो उन गरीबियों को गरीबी खत्म करने के लिए आरक्षण थोड़े है। आरक्षण जो गरीबी करने का सिद्धांत नहीं है, शासन प्रशासन में भागीदारी के सिद्धांत पर आश्रित है। और गरीबी उन्मूलन का चैप्टर ही अलग है। उसके लिए सरकारें जो है गरीबी उन्मूलन के लिए जो चाहे एम्प्लॉयमेंट दें, फैक्ट्री इंडस्ट्री खोलें, या उनको सेल्फ एम्प्लॉयड करें, या उनको जो है नई कंपनी बना के दें, या वहाँ जो है गाँव में जो है सामुदायिक विकास योजना बना के दें। जितने भी स्कीम्स बना सकते हैं वो बनाए। वो गरीबी उन्मूलन वो है। गरीबी उन्मूलन आरक्षण और ये सर्विसेज में सर्विस कितना है, टोटल वर्क फोर्स का 9% है, उसमें रिजर्वेशन आप देख लोगे तो 2% है। तो 2% में जो है जातियाँ कितनी हैं, 1109 जातियाँ हैं शेड्यूल कास्ट में, और 744 जातियाँ जो लिस्टेड हैं, 744 जातियाँ ट्राइब्स में और 1109 जातियाँ हैं शेड्यूल कास्ट में, और बाकी जो है बची हुई 6743 जातियाँ OBC में है। तो आरक्षण एक जात के हिस्से में कितना आएगा, 0.0000 तो आएगा नहीं। तो कहाँ लड़ रहे हैं आरक्षण में। हाँ, गलतफहमी पैदा करके और समाज को भ्रमित करने का काम हो रहा है। इसलिए विद्रोह करने की ज़रूरत है, इसलिए जो है सच्ची बात करने की ज़रूरत है। इसलिए क्रांति मैंने बौद्धिक क्रांति, मारकूट झगड़ा लड़वा नहीं। अपने देश के मालिक को किससे क्रांति करनी, किससे लड़ाई करनी, किसी से नहीं करनी, सिस्टम से लड़ना है, व्यवस्था से लड़ना है, वो क्रांति है। उसकी शुरुआत तो आज मैंने देखा कि भारत बंद के नाम पर विजय मसूरिया साहब जैसे आदमी, तमाम मैंने देखा परीक्षित राठौर से, ये बहुत सारे लोग हैं, लोगों ने अपने जो पीड़ा है समाज का, जो दर्द है, दुख है, वो ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के माध्यम से आदरणीय प्रेसिडेंट महोदया के पास पहुंचा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा रहे हैं। तो ये पहुंचाने का सिलसिला है।
ये चलता रहेगा जब तक कि जो न्याय नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी जानकारी के लिए।